आतंकियों का सफाया करके सेना और सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सीधा संदेश दे दिया है, नहीं बचेगा कोई भी टारगेट किलर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच हूं। जिस तरह से कश्मीर में गैर कश्मीरियों और कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, टारगेट किलिंग के जरिए उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर नहीं बना है। अब ऐसा सोचने वालों की सोच पर भी एक बड़ा प्रहार शुरू हो चुका है। सेना ने, जेके पुलिस ने और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर एक ऐसा ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसमें सीधे सीधे उनके टारगेट पर हैं वो टारगेट किलर जिन्हें टारगेटिंग किलिंग के लिए पाकिस्तान ने यहां पर भारत के अंदर कश्मीर में स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। अब उन्हीं कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है हमारे देश के जवान। सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव आ रहा था। लगातार यह पूछा जा रहा था कि धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए जिस प्रवास की, जिस आस की आपने कल्पना की थी, जो संकल्पना तैयार हो रही थी, उस पर टारगेट किलर एक धब्बा लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी ठानी, हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो निकलकर सामने आ रहा है वो सीधा संदेश दे रहा है, नहीं बचेंगे टारगेट किलर। चलिए शुरुआत करते हैं बीते 24 घंटे में किस तरह से आतंकियों का खात्मा कर रही है हमारे देश के जवान और किस तरीके से अब कश्मीरी पंडितों के दिलों में एक बार फिर से वही आस, वही उम्मीद, वही विश्वास जगाने की कोशिश कर रही है सरकार। इन तमाम सवालों का जवाब कुछ ही देर में हमारे आज के मेहमानों के साथ, आज के अतिथियों के साथ, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। जिहादियों ने एक लंबे समय तक कश्मीर के मासूम हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाया। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां के लोगों, खासकर हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों में एक उम्मीद जगी। अब उनके साथ न्याय किया जाएगा। अब उन्हें उनका हक, जिसे कभी जिहादियों ने छीन लिया था, उसे वापस लौटाया जाएगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक से बीते कुछ महीनों में एक बार फिर से जिहादियों द्वारा उन्हें टारगेट किया जाने लगा। कश्मीर में एक बार फिर से हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लेकर टारगेट किलिंग की घटना को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाने लगा है। ऐसे में कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ रॉ और आईबी ने बड़ी बैठक की, जिसके बाद घाटी में टारगेट किलर्स पर सेना की बड़ी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सेना, केंद्रीय पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ, जिनमें 56 ग्रेनेड शामिल थे। मारे गए 4 आतंकियों में से 3 पाकिस्तानी थे, जबकि एक की पहचान की जा रही है। न्यूज डेस्क से आशीष कुमार की रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि राहुल भट्ट जी को जो उस पर अटैक हुआ था, मारे गए जिसमें, तो उसमें 2 टेररिस्ट थे इन्वॉल्व। एक पाकिस्तानी क्वालिटी वाले को न्यूट्रलाइज कर दिए, लतीफ़ राथर बच गया, इसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा जो आमरीन भट्ट है, उसमें दोनों टेररिस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर न्यूट्रलाइज कर दिए। और जो बैंक जो मैनेजर पर अटैक हुआ था विजय कुमार जी पर कुलगाम में, उसके पीछे लगे हुए हैं टेररिस्ट को हम आइडेंटिफाई कर लिए, शोपियान के टेररिस्ट है, और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सेना ने ठान दिया है कि छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं और इसीलिए एक के बाद एक अब टारगेट किलर्स की खैर नहीं है। लेकिन क्या ये जो कड़ी शुरू हुई है, ये आतंक पर प्रहार जो शुरू हुआ है, वो एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के दिल में वो विश्वास जगा रहा है कि कश्मीर उनका भी है, उनका अधिकार है कि वो वहां पर रहें, अपना प्रवास करें, एक सुख और शांति भरा जीवन व्यतीत कर पाएं। आइए इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। पैनलिस्ट को लेकर आइए स्क्रीन पर 3 चेहरे इस वक्त आप देख पा रहे हैं
टीवी स्क्रीन पर। स्वागत करती हूँ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और कश्मीरी पंडितों की आवाज, बुलंद आवाज, बिट्ठल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिट्ठल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बिट्ठल जी आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि लास्ट 3 डिबेट्स बिट्ठल जी और के सर आप दोनों हमारे साथ रहे। बिट्ठल जी के दिल की एक आवाज थी, आपकी आवाज थी कि विश्वास टूट रहा है, एक आस टूट रही है, लेकिन सरकार और सेना ने उस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक कदम की शुरुआत कर दी है। किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं अब आप इस एक्शन? देखिए कश्मीरी हिंदुओं का पूर्ण विश्वास अपने सेना में रहा है और ये आतंकवाद की जब शुरुआत दोबारा से शुरुआत 1986 के बाद 88-89 में तो बीएसएफ, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी ने ही हमें वहां से हमारी जान बचाई। अदरवाइज आज आपके सामने बिट्ठल चौधरी नहीं होता, वो हमें वहां पे हमारा कत्लेआम हो गया होता। लेकिन मेरी ऑडियो आ रहा है आपको? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बिट्ठल जी, बिल्कुल आ रही है जी। तो लेकिन मानना मेरा ये है कि इंडियन आर्मी, भारत की सेना अपना काम हमेशा से ही ठीक करती आ रही है, वो कभी रुके ही नहीं, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद का सिलसिला कभी रुका ही नहीं, थमा ही नहीं। हमारा प्रश्न और हमारी आशा इस सरकार से है कि वहां के मूलतः कारणों को जाने कि कश्मीर में जो हो रहा है वहां खाली पाकिस्तान से इंपोर्टेड टेररिस्ट नहीं है, वहां पे जो टेररिस्ट हैं वो इंडिजीनियस वहीं के लोग हैं। मेरे घर का पड़ोसी ही वहां का आतंकवादी बनता है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, वहां आपकी विफलता है। सेना का स्वागत है, लेकिन सरकार की विफलता अभी भी है कश्मीर के आतंकवाद को समझने में। दूसरी बात, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कश्मीरी पंडित क्या अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्या वो दोबारा उस अपने घर में? देखिए, कश्मीर की संस्कृति का हम हिस्सा है, हम वहां के ओरिजिनल एब्रोजिन थे। हम देश में विदेश में कहीं पे भी रहें, कश्मीर हमारा ही रहेगा। वहां के लोग जो तलवार के बल पे वहां पे कन्वर्ट हुए, वो उनका नहीं जी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारी वापसी के कुछ मूल कारणों को जब तक आप देखेंगे नहीं, वी वोंट बी एबल टू गो बैक। लेकिन सेना का स्वागत है और सेना करती आ रही है, सेना हैज नेवर स्टॉप्ड। हमारे देश का हर सेनानी वहां पे हर दूसरे दिन हमारा कोई ना कोई वहां पे वीर गति को प्राप्त होता है जी। तो ये विडंबना ये है कि वीर गति को प्राप्त इसलिए होता है क्योंकि वहां के जो लोग, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वही उनकी इंफॉर्मेशन टेररिस्टों को देते हैं, वही वहां पे अटैक होते हैं। ये तो उन कारणों को समझना ये पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट। के सर, अगर आपको मेरी आवाज आई थिंक पहुंच रही है, के सर? शोर आ रहा है। के सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक के सर को अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, प्लीज पैनलिस्ट चेक करें। एसएन साहब आपके पास आते हुए आ रही हूँ। के सर, मैं ठीक करवा रही हूँ, आपके पास ऑडियो पहुंचेगी मेरी बहुत जल्दी। एसएन साहब, आपको मेरी आवाज जरूर पहुंच रही होगी। और आप निश्चित रूप से, एसएन सर एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और ये उनका एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज, उनकी भाव भंगिमाएं हमेशा देती हैं। लेकिन एसएन सिंह जी, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज बिट्ठल चौधरी ये कहते हैं, आज नहीं, बिट्ठल चौधरी दशकों से उन कश्मीरी पंडितों की आवाज बनते हुए ये कहते रहे हैं कि देखिए, सेना अपना काम कर रही है। आपने धारा 370 हटाया था, इसे लेकर उन्होंने स्वागत भी किया था, लेकिन जो मूल जड़, जो वहां की सोच में, जो वहां के विचार में, जो वहां के लोगों के डीएनए में बैठी हुई है, जब तक आप उसको स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसे लेकर सरकार क्या करने को सोच रही है? क्योंकि जब जिस समय जैसा मौसम होता है, वहां पे रहने वाले आदमी का उसी का प्रभाव पड़ता है। बारिश हो रही होगी तो निश्चित तौर पे शरीर भीगेगा, और धूप होगा तो धूप लगेगा। वहां जैसे वातावरण में लोग पल रहे थे, भारत का झंडा दिख नहीं रहा था, पाकिस्तान का झंडा दिखता था। प्रतिदिन भारत के खिलाफ जो है पत्थरबाजी होती थी, सेना के खिलाफ पत्थरबाजी होती थी। तो जो पौधे वहां पे लगाए जाते थे, वो भी उसी तरह के, उसी वातावरण में फल फूल कर वैसे ही वातावरण के हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है, तो आप देखिए, सबसे बड़ा जो कारण 370 था,
जिनके नाते एक देश में 2 विधान चल रहे थे, सबसे पहले उसको समाप्त किया गया और भारत के मुख्य धारा से कश्मीर को जोड़ा गया, ताकि ये खाई दूर हो सके कि एक ही देश में एक जगह कानून लगेगा और भारत का ही कानून दूसरे जगह पे नहीं लगेगा। एक बात हुई। दूसरी बातें हुई कि पहले की सरकारों में कई बार क्या होता था, आतंकवादियों से पूछकर सलाह लेकर नीति और नियम बनाए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह से नहीं होता है। वहां की जनता हमारी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनसे हम प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। उनके विचार को बदलने के लिए हम वहां पे कृत संकल्पित हैं और कार्य कर रहे वहाँ हैं। की उनको जनता हम हिंदू है भी नहीं, ये तो तय करने की जरूरत है ना। आपके बगल में ही बैठे हुए हैं विठल चौधरी जी, ये पहले सोचना होगा कि वहाँ की जनता में हिंदू है या नहीं। वहां तो हिंदू पहुंचता है और उसे मारने काटने के लिए देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। 27 दिनों के अंदर ही 10 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। तो जब आप ये कहते हैं कि वहां के हिंदू भी अपने, वहां के मुसलमान भी अपने, तो पहले तो यही तय कर लीजिए कि वहां पर हिंदू हैं भी या नहीं। लावनी जी, आप जम्मू में चले जाइए और बहुत सारे हिंदू आपको मिलेंगे। सर घाटी की भी बात कर लीजिए ना, जम्मू ही तो सेफ साइड है, लेकिन घाटी की बात करते हैं ना, साउथ कश्मीर की बात करते हैं, अनंतनाग की बात करते हैं, बडगाम की बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, बांदीपोरा की बात करते हैं, बशीरहाट की बात करते हैं। यहाँ क्यों नहीं हिंदू रह पाते हैं? लावनी जी, जहाँ पे सड़कें नहीं थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, अगर सड़क नहीं थी तो कहा जाता था सड़क नहीं है, लेकिन जब सड़कें बन गई तो आप कहेंगी ना सड़क बन गया। जहाँ पे जो नहीं है उसी को पूरा करने के लिए तो आज देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनी है और कृत संकल्पित भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कार्य कर रही है। लावनी जी, आप देखिए, पहले सेना का मनोबल तोड़ दिया जाता था, आज सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। सिंह साहब, आप सही बोल रहे हैं। जम्मू में हिंदू रहते हैं, लेकिन आप जम्मू की डेमोग्राफी को भी कैसे चेंज किया जा रहा है, आप उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वहां पे उन्होंने बहुत सारे रोहिंग्या को अभी भी बसा रखा है, आपने अभी तक उनको बाहर निकाला नहीं है। वहां पहाड़ी इलाकों को पूरा कश्मीर के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वहां के लोग, आपके अपने ही वहां के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, जो आप कश्मीर को लेके आप बात कर रहे हैं ना, तो आपके कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम, और एक आपकी नहीं है, इंडियन स्टेट के कॉम्प्रिहेंशन में ही प्रॉब्लम रही है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वहां पे कैसे आतंकवाद वहां पे कैसे काम करता है। आतंकवाद का एक सामने का चेहरा होता है, एक उसके पीछे का चेहरा होता है। जो आदमी आपको अपना लग रहा है वहां पे, वही आपके पीछे पीठ पे खंजर भोंकेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीरी हिंदू समाज जो वहां पे रहते थे, ऐसा कोई वहां पे मुसलमान नहीं था जो कश्मीरी हिंदुओं के घर पे खाना ना खाता हो, हमने उनको खाना ना खिलाया, पढ़ाया ना हो। हमारे ही पीठ में उन लोगों ने खंजर भोंका और मेरे अपने पड़ोसी ने हमें ये बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपका नाम हिट लिस्ट में है, मेरे पिता का नाम हिट लिस्ट में। हम लोग बस स्टैंड ही पहुंचे थे, आधे घंटे के अंदर उन्होंने हमारा मकान लूट लिया। मकान लूटने के बाद वो 5 साल के बाद हमारे जम्मू वाले घर में आते हैं, बोलते हैं अपना मकान भेज दो, आपके मकान तो खंडर बन गया है। लेकिन जब हमने पता करवाया, उसने पूरे मकान को नया बना दिया था। तो ये जो स्वांग वहां के लोग रचाते हैं, जो ड्रामा वहां के लोग में रचाते हैं ना, इसमें हर सरकार, इसमें हर एक सरकार, हर एक राजतंत्र का हर एक प्रमुख अधिकारी इसमें फंस जाता है। क्योंकि आप लोग इसको विजन से देखते हो। चौधरी साहब, मैं 10 सेकंड आपको जवाब देना चाहूंगा। चौधरी साहब, देखिए, पहले की सरकारों में क्या होता था, आपको मैं आपके 8 साल का हिसाब किताब भी दे सकता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जो हमने प्रधानमंत्री चुना था, सुनिए सिंह साहब, मेरे को खत्म करने दीजिए। सिंह साहब, मेरे को मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। थोड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे के सर के पास भी जाना है, प्लीज। हाँ जी, 8 साल का हिसाब किताब भी आपको देंगे तो देखिए, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिविलाइजेशनल हीरो की तरह चुना। कश्मीर में बाढ़ आती है, 11,000 करोड़ का पैकेज आता है। जम्मू में जब बाढ़ आती है तो 200 करोड़ का पैकेज आता है। ये फर्क है कश्मीर की पॉलिसी और इनकी पॉलिसी में, भारतीय जनता पार्टी की भी, हिंदू बहुल राज्य में। तो आप ये समझिए, सांप को दूध नहीं पिला सकते, आपको रोकना पड़ेगा सांप को दूध नहीं पिला सकते, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आती हूँ एसएन सिंह साहब, आप दीजिएगा इस सवाल का जवाब, लेकिन अभी मैं केके जी के पास जाना चाहती हूँ। उनका एक रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। केके सर, उस दिन भी आपने, जब हम 3 बार इस मुद्दे को लेकर डिबेट कर चुके हैं, और उस वक्त भी आपने एक बात कही थी कि पहले तो जिहाद और जिहादी को समझना होगा, और यहीं पर ही मूल छिपा हुआ है।
आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना पूरी तत्परता के साथ वहां छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं इस भावना के साथ काम कर रही है। लेकिन यहां पर जिनको स्क्रूटनाइज करने की बात हो रही है, जिस हाइब्रिड टेररिज्म की बात हो रही है, जिन हाइब्रिड टेररिस्टों की बात हो रही है, उसमें अगर देखा जाए तो खुद कश्मीर के अंदर के ही लोग छिपे हुए हैं। उनको किस तरीके से उनको कैसे अलग किया जाएगा, उनको कैसे स्क्रूटनाइज किया जाए? जो बात विठल चौधरी कह रहे हैं कि सांप को दूध पिलाया जा रहा है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए लावली जी, जय हिंद। आज दूसरी बार है जब हम आपके टारगेट किलिंग के ऊपर और आर पार की जो आपकी डिबेट थी पिछली वाली, और आज हम डिबेट कर रहे हैं कि हमारे कुछ एक्शंस लिए गए हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर रही हैं। और उसके बाद आपने जो सवाल किया है वो सवाल बहुत डीप है, जो जिहाद की बात है, जो चीजों को समझने की बात है, और जो हमारे चौधरी साहब हैं जो उन चीजों को उठा रहे हैं और बहुत सच्चाई है उसमें, और बहुत बारीकी से उठा रहे हैं। क्योंकि इंडिजिनस चीज को यदि आप समझिएगा तो फ्रिंज कहते हैं कि बाहर में आप एक्शन लेंगे मगर जड़ वहीं रह जाती है। जड़ कहाँ है? देखिए, हम पार की तो बात कर ही नहीं रहे, हम केवल आर की बात कर रहे हैं। हमारे तरफ जब इंडिजिनस बात करें तो मैं आज इसको इधर ही रखूंगा, ना कि पार जड़ तो पार में है, जो उसके केवल जो उसकी लत्तर है वो हमारे पास आई है, और उसमें जो आपके जो इंडिजिनस हैं लोग शामिल। जमात इस्लामी हमने तो नहीं किया, उसको अभी तक बैन नहीं किया है, मैंने नहीं सुना। बांग्लादेश कर सकता है जमात इस्लामी को, मगर भारत नहीं कर पा रहा है कि उसका कारण नहीं पता। कट्टरता जिसको आप लेके चलती हैं, जिसको जिहाद हम कहते हैं, टेररिज्म है, और ये टेररिज्म और हम उनको जिहाद भी नहीं कहना चाहते। जो ये सच्चाई ये है कि ये जिहाद है जो कि एक हाइब्रिड वॉर का शक्ल लेकर के, और उसके टारगेट में आज है कश्मीरी पंडित। 90 के दशक में थे, आज के दशक में है। लोग जो आते हैं आपको फियर साइकोसिस, वो टेररिज्म का हिस्सा हो सकता है, आपको टेरराइज करके, मगर हम डीपर जो सेंस है तो आप इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बहुत सच्चाई है कि बहुत काम हुआ है और बहुत चीजें हुई हैं, चीजें बहुत बदली हैं 2014 के बाद, और आज के दिन में खास करके 19 के बाद जिस तरह से हुई है इसमें कोई शक नहीं। और मुझे पूरा उम्मीद है जब इसकी बातचीत चलती होगी पब्लिक डोमेन में नहीं, या पब्लिक डिबेट में नहीं, या मीडिया डिबेट के ऊपर में नहीं, पर मुझे पूरा उम्मीद है जो हमारे लोग हैं जो इसके ऊपर एक्शन, तो वो एक्शन दिखता भी है कभी कभी, मगर एक्शन में कहीं उनके पीछे में भी मेरे ख्याल से कोई जो है जो पीछे रह जाते हैं। देखिए, आप इसको जब तक कहेंगे कि ये कट्टरता जिहाद, ये जिहाद का हिस्सा है और जिहाद आपके ऊपर लादा जा रहा है, तो ये लोग इनोसेंट टारगेट किलिंग तो केवल आपको दिखाई देगा कि कुछ भी कर लो, कश्मीर बदलने वाला नहीं है। आप कश्मीरी पंडितों को लाकर यहाँ की आबो हवा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में, और उन्होंने राजनीति का एक आवरण ओढ़ रखा है। एब्सोल्युटली। देखिए, आप तो क्लियरिटी से बात कर रही हैं, और हमारे चाहे चैनल में तीनों बैठे हुए हैं वो क्लियरिटी की बात करते हैं, मगर देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो सत्ता पक्ष जब आती है उनके अपने कुछ रिस्ट्रेंट हो सकते हैं, पर मुझे जरूरी नहीं है कि पब्लिक डोमेन में आप कहें। उनकी एक्शंस दिखती है जमीन के ऊपर में। आज देखिए खीर भवानी का लोग हैं केवल, और मैं कश्मीरी पंडितों का एक मेरा उनसे अनुरोध है कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। देखिए, उसको आप बाइकआउट करना चाहेंगे या 250 लोग ही गए हैं जम्मू से, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता। ये तो पूरा का पूरा देश, ये केवल कश्मीरी पंडितों का नहीं है, हमको भी निकल के जाना चाहिए, और ये तभी नॉर्मलसी आएगी। ये केवल डेमोक्रेटिक पैटर्न को आप वहां पर डेमोग्राफी को बदल करके नहीं कर सकते, बट डेमोग्राफी को बदलना है तो हमें भी हिम्मत करनी पड़ेगी, और ये देखिए आपका, और हिम्मत करके हमें वहां जाना पड़ेगा, और इसके ऊपर में बहुत तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना कि डेवलपमेंट, उसी हिम्मत को देखते ही राहुल भट्ट वहां गए थे, उसी हिम्मत को देखते हुए रजनी बाला वहां गई, उसी हिम्मत को देखते हुए विजय कुमार गए, उसी हिम्मत को देखते हुए वीरेंद्र पासवान गए, उसी हिम्मत का नतीजा था कि रंजीत सिंह, दीपक चंद जैसे लोग वहां पर थे। लेकिन अल्टीमेटली अगर हत्याएं हो रही थी तो सवाल उठना लाजमी था कि कहां है वो सुरक्षा कवच। हाँ, इतना जरूर है, एसएन सिंह साहब आपके
आपके पास आते हुए विट्ठल चौधरी जी की बात को अगर ध्यान से समझा जाए और के सर की बात को अगर ध्यान से समझा जाए तो एक बात कॉमन है कि आप बाहर वालों को, जो पार है वो तो हमारा खुला दुश्मन है, हम उसके बारे में तो जानते हैं, उसका खात्मा हो रहा है, उसके घर में घुसकर हमारी सेना उसका खात्मा करती है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन घर के अंदर भीतर जो छिपे जयचंद हैं, जिसको आपने अभी कहा कि वहां के हिंदू भी हमारे, वहां के मुसलमान भी हमारे, लेकिन ये हम और हमारा, क्या कश्मीर में रहने वाले मुसलमान इन दो शब्दों का मतलब समझ पा रहे हैं? जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको आप कैसे अलग करेंगे? ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। देखिए लावनी जी, मेजर सिन्हा साहब तो सेना में रहे हैं और उनकी आवाज बुलंद है, निश्चित तौर पे उस बुलंद आवाज से ही बात करेंगे। हम तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि आप देखिए, हम सांप को दूध नहीं पिला रहे हैं, सांप का सर कुचलने का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं और पहले क्या होता था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सरकार फंड देती थी कि आप जो है हमारी मदद करिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कार्य नहीं करती है, एक बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ाई हुई है, उसका स्वागत होना चाहिए। पहले बात बात में भारत का झंडा जला दिया जाता था, आज बड़े ही सम्मान और स्वाभिमान के साथ भारत का झंडा वहां लहरा रहा है। मेजर साहब को भी देख के बड़ी खुशी होती होगी और भारत के सभी लोगों को देख के खुशी होती है। पहले देखिए 370 जो कानून आड़े हाथों आता था, आज मेजर साहब के नाते, चौधरी साहब के नाते उन्होंने इतना बल दिया कि एक सरकार ऐसी आई कि 370 जैसे धारा को उखाड़ कर फेंक दिए। इसका भी स्वागत होना चाहिए। हम सांप को दूध नहीं पिला रहे हैं। चौथी बात है, आतंकवादियों को पहले सीएम आवास में बुलाकर राय बात की जाती थी, चाय दूध पिलाया जाता था। हम गोलियों से भूनने का कार्य करते हैं, संवैधानिक दायरे में उन पे करते हैं। पहले हर रोज बम बारूद चलते थे, पत्थर चलते थे सेना पे, आप देखे होंगे उसमें बहुत सारी गिरावट आई है। यासीन मलिक को जिस दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई उस दिन भी पत्थर चले सर। यही आपको समझना है, यही आपको समझना है कि आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, आप उन इलाकों में जाइए ना। साउथ कश्मीर से आप लोगों ने एक समय पर पूरी तरह से सैबोटाइज कर दिया गया था टेररिज्म को, लेकिन वही साउथ कश्मीर फिर से आतंक को पनाह दे रहा है। हम जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव ले आ रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं जो लेकर आ रहे हैं, निश्चित तौर पे जब हम देखिए तो उसमें भी बदलाव आएगा। सर मेजर जनरल के सिन्हा जी बहुत ही पूछनीय है और ही इज वन ऑफ द हीरोज जिनको आई लुक अप। आपने बोला कि हमें कश्मीर में हिम्मत करके जाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ कि हर कश्मीरी पंडित जितने भी देश विदेश में है उनको कश्मीर में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी सिविलाइजेशन खतरे में, हमारा पूरा एथनिक कम्युनिटी खतरे में है, हमारी कल्चर खत्म हो रहा है, हमारी लैंग्वेज खत्म हो रही है, हमारे लोग खत्म हो रहे हैं। और जब तक जमीन केंद्र बनता है किसी भी सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, लैंड इज ऑलवेज एन एंकर फॉर एवरी सिविलाइजेशन। लेकिन आप आर्मी में है तो मैं सर आपके जितना स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, बट जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, आपने डेमोग्राफी चेंज करने की बात की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमें डेमोग्राफी को चेंज करना है। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि आज की डेमोग्राफी में 60 लाख इंटू 2 लाख आप वहां पे कैसे डेमोग्राफी चेंज करेंगे? 2 से 2.5 लाख कश्मीरी हिंदू चले मानते हैं, 5 लाख कश्मीरी हिंदू वहां पे जाते हैं और 60 लाख वो ऑलरेडी है। तो कैसे आप वहां पे डेमोग्राफी को चेंज करेंगे? डेमोग्राफी विल रिमेन इंटरेस्टेड विद उन्हीं लोगों से जो भारत के खिलाफ जिहाद की। उसके लिए 1991 में था जनरल साहब, और मुझे लगता है आपको जरूर इस बारे में पता होगा, हमने ये बोला कि भारत को एक जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड क्रिएट करने की कश्मीर में जरूरत है। कश्मीर को आप नेशनल हाईवे 1 जो लद्दाख की तरफ जा रहा है और जो मुख्य केंद्र कश्मीर के हैं उसको आइसोलेट कर देना चाहिए उन केंद्रों से जहां टेररिज्म सबसे ज्यादा हो। उस जगह का नाम हमने बोला हमारा कश्मीर, कश्मीर। आप उसको यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में रखिए एंड यूज इट एज अ जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड। और वहां से भारत का कोई भी नागरिक जो कश्मीर में रहना चाहता है, सिन्हा साहब आप लीड कीजिए, आपके साथ आप मेरे पड़ोसी बनिए। आज आप नहीं बन सकते, इवन आपने धारा 370 खत्म करने के बाद भी आप वहां पे नहीं ले सकते आज भी जमीन। आप इन्होंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने बैकडोर से डोमिसाइल को वापस लाया, बैकडोर से वापस लाया गया डोमिसाइल को। आज भी कोई भी भारतीय का नागरिक वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता आज भी। तो कैसे डेमोग्राफी चेंज करेंगे? दूसरी बहुत जरूरी बात है, देखिए सर, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना, ब्रिज बनाना, ये बनाना हर सरकार ने किया है कश्मीर,
हर एक सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने ब्रिज बनाने के लिए नहीं चुना था। भारतीय जनता ठीक है सर, जवाब दीजिए जल्दी से। मैं देख पा रही हूँ रत्नेश मिश्रा जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है विठल जी, ठीक है सर। देखिए लावली जी, चौधरी साहब आप सलूटी कर रहे हैं, ये कश्मीर पंडितों का ही मसला नहीं है। कश्मीर पंडितों का पहले कहते थे 1.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 6 लाख, वो उनका मसला नहीं है। ये मसला पूरे हिंदुस्तान का है, और इस हिंदुस्तान में मुझे भी जुड़ना पड़ेगा जो चौधरी साहब कह रहे हैं। देखिए आपको भी जुड़ना पड़ेगा, सबको, और आप भी जुड़िए, मगर केवल हम बातचीत से जुड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। और देखिए ये तो हुआ 370 हटने के बाद बहुत सी चीजें हैं, मगर अभी भी उस तरह से जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हुई। मेन स्ट्रीम के अंदर में डेवलपमेंट ही केवल हिस्सा नहीं हो सकता, इंडिकेटर्स नहीं हो सकते। जो सिंह साहब बोल रहे थे बहुत अच्छी बात है, वो समझते हैं ये सब चीज हुआ है। मैं तो इसके लिए बहुत आपको बधाई, भाई बधाई देकर के हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक जान भी यदि जाती, एक जान, वो किसी की जाए, चाहे मेरी जाए या कश्मीर पंडित या कोई भी मुस्लिम भी मारा जाए, तो वो सही नहीं है। और किस लिए? क्योंकि वो जिहाद अक्रॉस चलता है और इंडिजिनस तरीके से हुआ है। इंडिजिनस तरीके में हमने कुछ नहीं किया आज के दिन में, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है जिसको चौधरी साहब इंगित कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर पंडितों ने इस चीज को, मुद्दा को पूरे विश्व के अंदर में ग्लोबल लेवल लेके खड़ा किया उन्होंने, उसके लिए सराहनीय है। मगर मैं ये कहता हूं कश्मीर पंडितों को भी वो रुद्र रूप लेना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि हथियार उठा लो, मगर हमें भी जुड़ना पड़ेगा। 100, जब मैं कहता हूं 1 करोड़ और 50 लाख जो लोग हम लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, उसको केवल बातचीत से नहीं, और हमें गवर्नमेंट हमें इस तरह की चीजें मुहैया करवाए। 7 लोग बिल्कुल, इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को लाइसेंसी हथियार देने चाहिए, कम से कम सुरक्षा कवच। ये सवाल उठा था जरूर बीच में। रत्नेश जी को मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। रत्नेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पर आप चारों को ये भी बताते चलें कि आज जब इस मुद्दे पर हमने डिबेट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इनवाइट किया, तो उनको ये मुद्दा ही नजर नहीं आया। उधर से आवाजें आई कि ये तो मुद्दा ही नहीं है, तो उन्होंने हमारे डिबेट को ज्वाइन नहीं किया। उनके लिए कश्मीरी पंडित कोई मुद्दा ही नहीं है। रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन थैंक यू सो मच, आप कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। कम से कम कांग्रेस के लिए ये मुद्दा है, आप ये मान रहे हैं, लेकिन मुद्दे की गंभीरता में कांग्रेस का सहयोग कितना है कश्मीरी पंडितों को, सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है। रत्नेश मिश्रा जी, कांग्रेस को रत्नेश जी की आवाज सुनिए नहीं है, या कांग्रेस इस मुद्दे को ज्यादा मतलब एग्रेसिव वे पे नहीं ले रही है, तो आप गलत कह रही हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का हर एक देश के हर एक नागरिक के साथ हमारा संबंध है। आप केवल कश्मीरी पंडित नहीं, अगर देश के कोने में तृणमूल पर बैठे अगर एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या है, 1990 में भी जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उस समय बीजेपी के सहयोग से बनी हुई सरकार थी, और आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो दोनों जगहों पर बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को केवल एक पॉलिटिकल गेन के इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया है, और आज भी उनको उसी तरह यूज किया जा रहा है। मैं आपको 5 अगर आपने कितने आंदोलन किए कश्मीरी पंडितों के लिए? एसएन सिंह जी से तो बीते आधे घंटे से मैं बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आपने कितने आंदोलन किए? आप लोग तो धारा 370 के खात्मे के बाद कह रहे थे कि कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। आप कश्मीरी पंडितों के अगर इतनी रहनुमा बन रहे हैं तो इतना बता दीजिए कि बीते 8 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन 8 सालों में कश्मीरी हिंदुओं के लिए कांग्रेस की तरफ से कितने आंदोलन किए गए? लावनी जी, मैं आपको उसी बात का तो जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाए, आपने मेरी बात को बीच में टोका। मैं वही तो कह रहा हूँ कि केवल पॉलिटिकल गेन के इंस्ट्रूमेंट है कश्मीरी पंडित, केवल सेंटीमेंट, इनको पॉलिटिकल सेंटीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। आप एक चीज बताइए, धारा 370 आप वही चीज कर रहे हैं ना। फिर तो आप देखिए, मैं जो सवाल पूछी उसका जवाब नहीं आ रहा, आप भी तो वही कर रहे हैं। आपके लिए भी तो हम सुनिए, 1990 के बाद जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही,
उसमें से बताइए कितनी बार कश्मीरी पंडितों का फिर पलायन हुआ? बिट्टल चौधरी, आपने ढिंढोरा, भारतीय जनता पार्टी अरे ने ढिंढोरा मिश्रा जी जरा एक डेट बता रहा हूँ आपको, एक डेट मेरे को बता दीजिए कश्मीर में इस दिन क्या हुआ था। नवंबर 7, 1986। चलो ये नहीं बताऊंगा। मार्च 10, 1989 की बात करिए ना। अरे मैं डेट बता रहा हूँ साहब, डेट 14 सितंबर 1989। 370 के तौर पे 11 नवंबर रत्नेश जी और बिट्टल जी को 1989। अपने सामने लेकर आइए। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अरे भाई साहब डेट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपकी कांग्रेस की सरकार की डेटें बताइए। मैंने उस दिन क्या हुआ था कश्मीर में, आपको ये पता है क्या हुआ था उस दिन कश्मीर में इन डेटों पे? आप ही बता दीजिए। नहीं आप पहले आप मेरे को ये बताइए, दिसंबर 1989 तक सरकार किसकी थी, केंद्र में और कश्मीर में? चौधरी जी जाके गूगल कर लीजिएगा। अरे मुझे गूगल नहीं करना है, मैं तो कश्मीर से ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल आपकी कांग्रेस इस देश की दुर्गति की जिम्मेदार है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पे 100 प्रश्न आप उठा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही देश का पतन हुआ है और कश्मीर का भी पतन हुआ है। आप लोगों को ये नहीं पता कि दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और फारूक अब्दुल्ला दिसंबर 1989 तक चीफ मिनिस्टर थे। दोनों सरकारें कांग्रेस की चल रही थी। 100 से ज्यादा लोग उससे पहले कश्मीरी हिंदू मारे गए। कश्मीर में अलगाववाद अपनी चरम सीमा पे तभी पहुंचा, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसे ही तीखे सवाल किए थे, वो आपसे भी तीखे सवाल कर रहे हैं। उनका अधिकार है, क्योंकि आप लोगों की सरकारों में उनको घर नहीं मिल पाया वहाँ पर, वो फिर चाहे आपकी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनकी बात का जवाब दीजिए। आप उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मत बनाइए। मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आप क्या कर लेंगे जी? मैं हूँ, मैं तथ्य बता रहा हूँ, मुझे फेल कर दीजिए। चलिए रत्नेश जी जवाब देंगे, जवाब देंगे, ठीक है रत्नेश जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं बताइए मेरे को डेटों के बारे में बताइए। ये तो मैंने साल गिनाया ना, इनमें बताइए क्या हुआ था कश्मीर में। डेट खेलने के लिए बैठे हो क्या? आराम से बोलो भाई। रत्नेश शांति जी, से सुनिएगा। रत्नेश जी आराम देखिए, से। जी, आप डिबेट आपको करने ये आए, पता अगर होना आपको चाहिए, नई जानकारी है तो लोकतांत्रिक स्वीकार व्यवस्था लीजिए। में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल पार्टी चुना, आप आधी अधूरी पढ़ाई करके डिबेट करने मत आइए ना। मत बोलिए। एक सेकंड बिट्टल चौधरी जी आपके सवालों का जवाब अब दे रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं उनको। ठीक है रत्नेश मिश्रा, जल्दी से रत्नेश जी, ठीक है ठीक है, बोलिए जल्दी सर, समय की कुछ सीमाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी पार्टी चुनाव हार जाती वो सरकार नहीं बनाती, और 1989 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो फिर भैया 90 में कौन से महीने में? अरे महीना बताइए कौन सा? दूसरी बात सुनो। अरे महीना तो पूछ लीजिए। सरकार की जिसमें 52 सांसद वामपंथी दलों के थे और 80 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। मिश्रा जी, तो क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती? चलिए मान लिया, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? आप 1990 में जा रहे हैं, मैंने तो 8 साल की ही बात कर ली थी आपसे कि इन 8 सालों में आपने क्या किया। इन 8 सालों का लेखा जोखा आप बता पाएंगे कि कितनी बार आपने कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक आंदोलन किया, कितनी बार आप जाके ट्रांजिट कैंप में उनसे मिले, कितनी बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की आंखों में आंसू आया जब टारगेट किलिंग हो रही है? क्या कर रहे हैं सर आप लोग? फिर से वही पॉलिटिक्स के सर आपको इंटरवीन करना होगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम कश्मीरी पंडित सभी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। के सर तरफ से भी जोड़ लीजिए। थैंक यू थैंक यू के सर को सर की आवाज हम 370 वहाँ लागू कर देंगे। लावनी जी अभी थैंक यू। क्यों चाहते हैं 370? एक सेकंड प्लीज, के सर की आवाज दीजिए खाली। के सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए लावनी जी, देखिए ये पॉलिटिकल डिबेट्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट में आप पॉलिटिकल बातें करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम पॉलिटिक्स वहां लाते हैं, हम करना चाहते हैं, इसके कारण ही प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा उसकी प्रॉब्लम, राजनीति। अब आप देखिए, आपके शो में 2 पार्टी के लोग नहीं आना चाहते और डिस्कस नहीं करना चाहते। देखिए क्या प्रॉब्लम है, आप देखिए, यदि आप नॉर्थ कश्मीर को ले लीजिए, सेंट्रल कश्मीर को ले लीजिए और साउथ कश्मीर, यही टेररिज्म है और यहीं से फैलता है। यदि आप इसको ले लेंगे तो आप गिन सकती हैं, अब अनंतनाग, कुलगाम, ये सब आप बोलती हैं, आपको सब पता है। प्रॉब्लम ये है कि इसको हम यदि सेग्रीगेट करते हैं, कि यदि आप रियली चाहती हैं खत्म करना टेररिज्म, तो उसके जड़ को यहाँ पर अपने जो हमारे देश के अंदर में वहां खत्म करेंगे, और कहीं एक ODW के ऊपर में कार्रवाइयां नहीं हुई। हम उनको कहते हैं पत्थरबाज तो हैं, 12,000 पत्थरबाज थे, मगर वो पत्थरबाज कहाँ छिप गए? आज वो बैठे हैं छिप करके, वो कल यदि सिचुएशन डिटेरियोरेट होता है तो फिर आएंगे।
आप सब है आपके पास, सॉल्यूशंस आपके पास में। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार शायद इतने किलिंग हो रहे हैं, जो टारगेटिंग किलिंग के बाद जो चीजें हैं, ठीक है कौन मारे गए, 3 पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट मारे गए हैं, और हम कभी कभी कहते हैं कि नहीं ये तो इंडिजिनस है, टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट है, कश्मीर का फ्रीडम फाइटिंग आ गया, एक फासिस्ट फोर्स की बातें होने लगी। पहले हम उसको नकारा करते थे क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ये चाहता है कि इंडिजिनस है, तो अब इंडिजिनस बात करते हैं कि हम TRF ने कर दिया, जो टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट इंडिजिनस है। अरे भाई ये पूरा का पूरा सियोनिस्ट है, ये उनके लोग भुरगे हो सकते हैं। मैं भी किसी मिशनरी की, आज मिशनरी की लड़ाई है, क्या आप देख रही हैं वहां पर यूक्रेन में हो रहा, कोई वहां पर एक्चुअल फोर्स तो लड़ते नहीं, लड़ते हैं या तो वो लोग हैं जो कि आजकल पैसे के ऊपर काम कर, ये जो मिशनरीज वहां से आ रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी लावनी जी, आज के दिन में 3,000 ये कहा जा रहा है 313 ब्रिगेड, जो फेमस ब्रिगेड बनाते थे आतंकवादियों का, वो पीओके में उन्होंने खड़ा कर दिया। आप 2 दिन के बाद वहां करें, हम क्यों नहीं उसके ऊपर मिसाइल अटैक कर सकते आज, मगर मैं छोड़ दूंगा वो बात। इंडिजिनस 20 सेकेंड्स क्यों नहीं हम सीधे टारगेट करते हैं, फिर जल्दी से मैं उनको छोड़ देता हूँ, वो होगा शायद, मुझे लगता है होगा, और आने वाले समय में होगा। ठीक है, इंडिजिनस उस पर कार्रवाई नहीं होती। लावनी जी, उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो एक फौजी हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, और किसी भी देश के ऊपर कब कार्रवाई करनी है नहीं करनी है यह सरकार का विषय होता है, ये पार्टी के प्रवक्ता नहीं तय करते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि इस समय बहुत जिम्मेदार हाथों में देश की सुरक्षा है, बहुत जिम्मेदार हाथों में देश का प्रशासन है, आपको निभाना होगा। ठीक है सर, समय की कुछ सीमाएं मुझे समाप्त करना होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें समय दिया। हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि सरकार एक भरोसेमंद हाथ में है, जैसे बार बार कहा जा रहा है, तो कश्मीरी हिंदू भी उसी भरोसे के साथ, उसी आस, उसी विश्वास को जागृत रखना चाहते हैं जो धारा 370 के खात्मे के बाद हुई थी। टारगेट किलर्स को अब खत्म करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये रुकना नहीं चाहिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। एक आखिरी आतंकी तक ये, उसके खात्मे तक ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए, जब तक कि पूरी तरह से कश्मीर आतंक मुक्त नहीं हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।